नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे टेलीग्राम पे ये नॉर्मलाइजेशन को लेके, और बच्चे कुछ अपने स्कोर से डिमोटिवेट भी थे, बड़े हताश थे कि सर इस बार हम सेटिस्फाइड नहीं है हमारे रिजल्ट्स को लेके। तो उन बच्चों के बड़े मैसेजेस आए कि सर पिछली बार हमारे पास 105 मार्क्स आए थे जब हमारे पास 22 को हमारे पास पेपर हुआ था, लेकिन अभी हमारे पास 95 हो गए। कईयों के उस टाइम पे 94 के तकरीबन आए थे, कहीं को 77 आ गए, कईयों के 94 आए थे तो कईयों के 108 भी हो गए। तो कई बच्चों के मार्क्स बढ़े भी हैं, कई बच्चों के मार्क्स डिक्रीज भी हुए हैं। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे डिमोटिवेट भी हुए हैं, और कई बच्चों के मार्क्स अगर अच्छे हुए हैं तो वो डेफिनेटली उनको अच्छा ही लगा है। तो मैं दोनों ही टॉपिक पे यहाँ पे बात करने वाला हूं। क्या आरआरबी जेई नॉर्मलाइजेशन करेगा या नहीं करेगा, पहला तो ये डाउट है। दूसरा हमारे पास डिमोटिवेशन वाला है। तो देखिएगा कि आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर हमारे पास जो सीबीडी 2 का हमारे पास एग्जाम्स कंडक्ट करवाया, ये आपके पास जोन वाइज हुआ है। तो यहां पे एक ही शिफ्ट के अंदर आपका पास पेपर हुआ है। तो अल्टीमेटली ये तो समझ जाएगा कि आपके पास ओवरऑल यहां पे नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ओवरऑल तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, लेकिन यहां पे दूसरी चीज ये है, मैकेनिकल, आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो यहां पे मैकेनिकल का जो पेपर है वो सिंपल है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल। तो उन बच्चों के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि सर कहीं जो पोस्ट है हमारे पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, वहां पे इलेक्ट्रिकल का बच्चा भी इलिजिबल है और मैकेनिकल का बच्चा भी इलिजिबल है। तो उन पोस्ट पे क्या होगा, तो देखिएगा आरआरबी आपको पता है कि इसके बाद जो आपके पास जैसे ही जो आपने क्वेश्चंस ऑब्जेक्शंस किए होंगे तो आपके पास दोबारा आपके पास आंसर की आपकी रिवील होगी। इसके बाद आपको पता है आपका मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, उसके बाद आपका बताया जाएगा मेरिट इंडेक्स। उस मेरिट इंडेक्स के थ्रू ही आपको देखना पड़ेगा कि आपके कितने यहां पे मेरिट इंडेक्स में कितने नंबर हैं। तो वहां पे एक आरआरबी का फॉर्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको वो मेरिट इंडेक्स हमको चेक करना होता है। तो यहां पे ये है कि ओवरऑल तो आपके पास यहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, लेकिन आरआरबी उस मेरिट इंडेक्स के थ्रू एवरेज स्कोर वहां पे करने वाली है। जो हमारे पास मैकेनिकल के बच्चे जो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के वहां पे कम कर रहे हैं, तो दोनों को यहां पे वो बैलेंस करेगी, वो मेरिट इंडेक्स के थ्रू करेगी। ठीक है, तो उस केस में आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन ओवरऑल आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि उस केस में वहां पे नॉर्मलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कि मेरिट इंडेक्स जब आपके पास आएगा तो थोड़ा सा मार्क्स आपको इंक्रीज वहां पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो टफ और इजी और आपके पास मॉडरेट तीनों चीजों को वो ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से आपको मार्क्स वहां पे बाद में वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यहां पे ये है क्योंकि आरआरबी ने इतने टाइम बाद एग्जाम्स कंडक्ट कराया और दोबारा जब पेपर होता है तो इतने सारे क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्शंस में हो गए, जितने हमारे पास आए उतने हमने बच्चों को बता दिए। फिर भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चों को, एक तो क्वेश्चंस पढ़ने में कईयों को प्रॉब्लम्स हुई कि क्वेश्चंस आपका इनकम्प्लीट हुआ, कईयों में दो दो आंसर वहां पे सही थे, तो मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वहां पे मिस्टेक्स वहां पे देखने को मिली और कईयों की चीजें अलग अलग थी। तो वहां पे ऑब्जेक्शंस के बाद आपके पास जो मार्क्स आरआरबी किस किस को काउंट करता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक पिछली बार एक क्वेश्चन आया था फ्लेमिंग और लेंज लॉ को लेके, डायरेक्शंस को लेके। तो बाकी आपको पता है कि फ्लेमिंग लॉ आपके पास डायरेक्शंस को मानता है, लेकिन यूकेपीएससी ने वो लेंज को मान लिया था। वो डिपेंड करेगा कि आरआरबी उस चीज को किस तरीके से लेता है। तो वो जो भी वो मार्क्स देगा उसके बाद वो रिवील आपके पास दोबारा जो आंसर की आएगी उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहली बात ये होगी कि सर वहां पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन चीजों को लेकर वहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, मेरिट इंडेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगली बात यहां पे ये होती है कि सर हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम अच्छा कर सकते थे स्कोर, पेपर इतना टफ नहीं था बच्चों के, जिस तरीके से मैसेज आया हम कर सकते थे, जब हम बाद में कर रहे तो ये हमसे गलती कैसे हो गई, ये प्रॉब्लम्स हमसे कहां पे रह गई। देखो बेटा यार, हताश और निराशा हर बच्चे को होती है, फेलियर भी सभी बच्चों को मिलते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हमारी हमने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हो, टेस्ट नहीं लगाए हो, एक्यूरेसी पे हमने काम नहीं किया हो, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो, या हो सकता है कि वहां पे जब आप पेपर देने गए हो उस जो 2 घंटे का जो ड्यूरेशन था उसमें आप माइंड को बैलेंस नहीं कर पाए। तो मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोगों के पास हो सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग आपका पेपर बिगड़ गया हो सकता था कि आप 100 क्रॉस भी कर जाते, लेकिन कुछ गलतियों के कारण कुछ अच्छे बच्चे भी नीचे हुए हैं। ओके, और कुछ बच्चों के मार्क्स भी बढ़े हैं। तो देखो यार, एक एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं होती है कि वो जिंदगी ले ले। मैं आपको जिंदगी का एक तजुर्बा, एक सच्चाई बताता हूं कि अभी हमारे अंदर एक जुनून है उस जॉब को पाने के लिए। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आज के 6 महीने बाद, 1 साल बाद हमारे पास क्या होता है कि यार इस जॉब को पाने के लिए मेरे अंदर इतना जुनून था,
लेकिन जब मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूं तो आफ्टर 6 मंथ या 1 साल बाद आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है यार इसमें वैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, भले कोई सी भी पोस्ट हो, एक ही पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो आरआरबी की जेई की बात बता रहा हूं, लेकिन किसी भी पोस्ट में आप जाते हो तो उसके बाद आपको नॉर्मल सा लगने लग जाता है कि यार नहीं, मैं इसके पीछे मेरी पागलपंती थी, लेकिन मेरा ड्रीम जॉब था, लेकिन वहां पे जाने के बाद हमको ऐसा देखने को मिलता है। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगी आफ्टर जब आप जॉब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें पता लग जाएगी। ठीक है, अभी एक जुनून है, लेकिन आप निराश मत होइएगा। एक जॉब, एक नौकरी और आपके पास एक एग्जाम ना निकलने से आप कायर नहीं हुए। आपके अंदर काबिलियत है, आपने अच्छा किया, आपको पता है आपका पोटेंशियल क्या है। कहीं बच्चे ऐसे भी हैं जिनके प्रीवियस में बहुत कम मार्क्स थे, लेकिन वो प्रीवियस एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम से फेलियर हुए, फेलियर का सामना करना पड़ा, फिर आने वाले टाइम पे वो सेकंड थर्ड रैंक भी अदर एग्जाम्स में वो लेके आए। तो आपको निराश नहीं होना है। और मैं आपको इतना बोलूंगा कि अभी आने वाले टाइम पे यार आपके पास एसएससी जेई आपके पास एग्जाम्स हो गया, आरआरबी दोबारा आएगा, आपके पास पीजीसीएल डीटी हो गया, एचपीसीएल आपके पास एग्जाम्स हो गया, मैनी नंबर ऑफ एग्जाम्स आपके पास है। ठीक है, अपनी डायरेक्शंस चेंज मत करिएगा। आपके पास जो भी कंसेप्ट है आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा। आपका कंसेप्ट अगर अच्छा नहीं है तो देखिएगा, कंसेप्ट को अच्छा करने की कोशिश करिएगा। प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा। अगर प्रॉपर आप नोट्स बनाओगे, उसको बार बार रिविजन करोगे तो डेफिनेटली आपका एक स्कोर अच्छा ही होगा। ठीक है, और आप इलेक्ट्रिकल के हो तो डेफिनेटली मास्टर प्लस एजुकेशन पे आप फाउंडेशन बेस की ओर जा सकते हो। उससे आप अपने बेसिक से लेके, जिसको करंट के बारे में भी नहीं पता, वो हर कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ, अपने बेसिक को अच्छा करता हुआ इंडिया के हर एग्जाम से आप लड़ सकते हो। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डाउट आता है, हमारे टेलीग्राम पे आप लोग मैसेजेस कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेजेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वहां पे हमारे नंबर भी आपको मिल जाएंगे। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।